हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। तो यहाँ पर बच्चों काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के हमने कवर कर लिए थे, जो बेसिक्स टॉपिक्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। ठीक, चलिए तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और उसके बाद जो है आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि संसाधन क्या होते हैं, हम इनका उपयोग क्यों करते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा था कि संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक, जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और एक होते हैं मानव निर्मित। ठीक है, एक होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं ये हमने अच्छे से जान लिया था, और कौन कौन से संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। साथ ही मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, ये हमें मानवीय प्रयासों द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक, लेकिन ये जो मानव निर्मित संसाधन है ये भी प्राकृतिक संसाधन से ही बनते हैं। ठीक, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरे हमारे समाप्त होने वाले। ठीक, एक हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक, इनके बारे में हमने बात की थी। फिर अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें कैसे मिलते हैं बच्चों, असीमित मात्रा में मिलते हैं। इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें हम कह सकते हैं, या वायु है, ये भी क्या है, संसाधन है, प्राकृतिक है, लेकिन हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं, यानी कि हम इनका कितना भी उपयोग करें ये कभी भी समाप्त नहीं होते। वहीं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं, जिनका अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हमने दोनों के पढ़ लिए थे। फिर समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में भी हमने पढ़ा कि ये इसके दो, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ दो मेन टाइप यहाँ पर पढ़ने हैं। एक होता है कोयला और एक है पेट्रोलियम। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ इसके दो ही नहीं होते, बहुत सारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जैसे वन है, वन्य जीव है, खनिज है। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारे संसाधन होते हैं जो समाप्त होने वाले संसाधन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मेनली दो ही पढ़ने हैं, कोयला और पेट्रोलियम, और यहीं से हमारे चैप्टर का नाम आता है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक, अब कोयला हम पढ़ रहे थे, तो कोयले में हमने पढ़ा बच्चों कि इसके तीन उत्पाद के बारे में हम पढ़ रहे थे। वो तीन उत्पाद कौन कौन से हैं, कोल, कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, जहां पर कोक के बारे में हम पढ़ चुके थे, कोलतार और कोयला गैस के बारे में हमें अभी पढ़ना है। तो एक बार आप देख लीजिए कि हम क्या क्या अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके हैं। संसाधन हम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक मानव निर्मित हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक में हमने दो चीजें पढ़ी, अक्षय प्राकृतिक और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। फिर हमने यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जाना, हालांकि पेट्रोलियम के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। पहले हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे, उसके उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और कोयले की जो कहानी है, कोयला कैसे बनता है, वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम की स्टोरी यानी कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसके उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पेट्रोलियम किससे मिलकर के बना होता है। फिर और भी अन्य चीजें हम यहाँ चैप्टर में कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कल क्या क्या हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से। ठीक है, और कार्बनीकरण, अच्छा चैप्टर के बीच में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हमने पढ़े कि कोयले को जो है फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, कार्बनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखने, क्योंकि इनसे जो है डेफिनेशन आती है बहुत बार लिखने के लिए।
चलिए, तो कोक के बारे में हमने पढ़ लिया था। कोक के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कोक के बारे में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये काले रंग का होता है, पोरस यानी कि सारंध्र होता है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि ये क्या है, कोयले का लगभग शुद्ध रूप होता है। क्या होता है, लगभग शुद्ध रूप होता है कार्बन का। ठीक है, क्या होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। और इसका उपयोग जो है इस्पात के निर्माण में यानी कि स्टील के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। और हम कहते हैं, और इसका निर्माण जो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है धातुओं के निष्कर्षण में, यानी कि मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दो इसके जो है इम्पोर्टेंट उपयोग हैं, ठीक है, यूजेस हैं, वो हमने जान लिया कि एक तो इस्पात का निर्माण, ठीक है, यानी कि स्टील मैन्युफैक्चर, और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट कोलतार के बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब कोलतार क्या है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, है ना, क्या है, थोड़ा लिक्विड लिक्विड जैसा दिख रहा है ना, द्रवीय अवस्था में है। चलिए, तो ये एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ है। अब ये हम इसे देख करके बता सकते हैं कि ये काला है, ये गाढ़ा है और तरल पदार्थ है, जिसमें अप्रिय गंध होती है। कैसी, अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि अप्रिय गंध, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल यानी कि अप्रिय इसकी गंध होती है। अब ये सब हम इसे देख करके बता सकते हैं। अब आप कहीं पर रोड बन रही हो, ठीक है, या कहीं पर कुछ भी बन रहा हो, तो आपने कोलतार जो है एक ना एक बार जरूर देखा होगा। देखा आपने, ब्लैक कलर का होता है, कितना गाढ़ा होता है, ठीक है, बहुत अजीब सी उसकी स्मेल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों। इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। क्या है, लगभग 200 पदार्थों का ये क्या है, एक मिक्सचर है या मिश्रण है। ठीक, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग, अब इससे जो प्राप्त हमें उत्पाद होते हैं उनका उपयोग रंगों में, दवाओं में, पेंट में, इत्र में शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है। इनके लिए शुरुआती सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, तो ये बात थी कोलतार की। तो यहाँ पर हमें इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। कोलतार, अब बच्चों जो हमने हिंदी में पढ़ा वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखो क्या है, ब्लैक है यानी कि काला गाढ़ा, लिक्विड है तरल पदार्थ है, अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल यानी कि इसकी अप्रिय गंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी कि लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर, अब कोलतार से जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो है सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स यानी कि जो भी हमारी औषधियां होती है या दवाइयां जिसे हम कहते हैं, एक्सप्लोजिव जो भी विस्फोट होते हैं, परफ्यूम्स यानी कि जो भी इत्र होते हैं, रूफिंग मटेरियल्स यानी कि छत बनाने की जो भी सामग्री होती है, और पेंट, पेंट तो हम सब जानते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, ये हमें किससे मिलते हैं, कोलतार से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नैप्थलीन बॉल, अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नैप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल moth and other insect are also obtained from coal tar, यानी कि जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, नैप्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, जो कपूर की गोलियां होती हैं, तो आपने घरों में देखा है सफेद 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 रंग की गोल गोल क्या होती हैं, गोलियां होती हैं। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, कपड़ों के अंदर डालते हैं, ठीक है, या बिस्तर होते हैं, रजाइयां होती हैं, या अपने बेडों के अंदर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि जो कपड़े हैं वो खराब ना हो, बेड के अंदर जो भी हमने सामान रखा है वो खराब ना हो। ठीक, क्योंकि ये जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं यानी कि कपूर की जो गोलियां होती हैं, ये कीड़े भगाने में मदद करती हैं। ठीक, अब आप ये जानेंगे कि जो नैप्थलीन बॉल्स हैं
ये जो कपूर की गोलियां हैं ये हमें मिलती कैसे हैं? ये हमें बच्चों कोलतार से ही प्रोवाइड होती है, ठीक है, कोलतार से ही ये बनती है। ठीक, चलिए, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। GGIC रानीखेत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? GGIC रानीखेत, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए। चलिए, तो कोलतार के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, कोल गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि कोयले से हमें 3 उत्पाद मिलते हैं। 3 उत्पाद कौन कौन से? कोक, कोलतार और कोयला गैस। ठीक है, तो कोयला गैस भी क्या है? एक उत्पाद है जो हमें कोयले से ही मिलती है। ठीक है, नाम से मैच हो रहा होगा, जैसे कि कोयला गैस है ना, किससे मिल रही है? कोयले से मिल रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। चलिए, तो यह कोक प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि जब कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है, कोयले की प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलता है? कोक मिलता है। ठीक, अब कोयले की प्रोसेसिंग के बाद जो हमें कोक मिलता है, उसी समय कोयला गैस भी वहां से क्या होती है? निकलती है। ठीक है, उसी समय हमें कोयला गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थित कई उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो जो भी हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, उनके पास जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे जो हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, उनके पास जितने भी उद्योग होते हैं, जितनी इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर इस कोल गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आपको सिर्फ एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो, कोयले से कोयला है, ठीक है, कोयले से हम प्रोसेसिंग करके क्या बना रहे हैं? कोक बना रहे हैं। ठीक है, कोयले से प्रोसेसिंग करके हम कोक बना रहे हैं। तो कोयले से जब हम कोक बना रहे हैं, उसी दौरान हमें क्या मिलती है? कोयला गैस मिलती है। ठीक है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, यानी कि कोयले की प्रोसेसिंग से जब हमें कोक मिलता है, उसी दौरान कोयला गैस भी हमें ऑब्टेन होती है, यानी कि उसी दौरान कोयला गैस भी हमें प्राप्त होती है। ठीक, अब ये कोयला गैस किस काम आती है? ये जो कोयला गैस है, जो भी हमारे कोल प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी कि जहां पर कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक, कोक बनाने के लिए या इसके अन्य उत्पाद बनाने के लिए, वहीं के उसी के आसपास जो भी उद्योग होते हैं, वहां पर कोल गैस यानी कि कोयला गैस को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इट इज यूज एज फ्यूल, इट इज यूज एज फ्यूल इन मेनली इंडस्ट्रीज, उद्योगों में ये ईंधन के रूप में काम आता है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि जो कोयला प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, इन्हीं के आसपास के जो इंडस्ट्रीज होती है, वहीं पर ये किसके काम आता है? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है बच्चों। चलिए, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सेम पॉइंट्स यहाँ पर भी वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो सेम हम कह सकते हैं कि कोयले से जब प्रोसेसिंग करके हम क्या बनाते हैं बच्चों? कोक बनाते हैं, तो उसी दौरान हमें क्या प्राप्त होती है? कोयला गैस प्राप्त होती है। अब ये कोयला गैस जो है, ये कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों में किसके रूप में उपयोग की जाती है? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, तो ये दो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनको बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना है हमें पेट्रोलियम के बारे में। ठीक, अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या करना है बच्चों? जो भी कोयले के बारे में हमने पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कोयले के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोयला जो है वो क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है,
अब कैसा प्राकृतिक संसाधन है? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं, यानी कि कोयला जो है उसकी मात्रा भी सीमित है ना, वो भी हमें सीमित मात्रा में ही मिलता है। यानी कि अगर हम उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो ये क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर हमने पढ़ा कोयले के बारे में कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये काले रंग का होता है, कठोर होता है, ठीक। इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, खाना पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेलवे इंजनों में भाप बना करके इंजनों को चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा बच्चों कि ये जो कोयला है इसके 3 मुख्य उत्पाद होते हैं, ठीक। अब वो 3 मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं? वो है कोलतार, कोक और कोयला गैस। तो अभी हमने तीनों पॉइंट्स पढ़े कि कैसे कैसे हमें क्या मिलता है, कैसे कैसे ये तीनों उत्पाद जो हैं हमें ऑब्टेन होते हैं, यानी कि हमें प्राप्त होते हैं, ठीक। चलिए, तो अब बारी है पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जीजीआईसी डीडी हाट, डीडी हाट, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए। जीजीआईसी डीडी हाट, हैंड रेज कीजिए बच्चों अगर आवाज आ रही है तो। माइक ले लीजिए बेटा कोई। यस मैम, आवाज आ रही है। बच्चों एक मैम कोई आवाज आ माइक रही ले है। लीजिए और अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पोल एंड ओम प्रकाश, पेट्रोलियम। हम कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर, कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? क्लास 8 का 5th चैप्टर। अच्छा, चैप्टर का नाम बताइए। कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो बेटा ये जो कोल है यानी कि कोयला है, ये किस प्रकार का संसाधन होता है? क्या ये प्राकृतिक संसाधन है या ये एक मानव निर्मित संसाधन है? यानी कि प्राकृतिक नेचुरल संसाधन। रिसोर्स है या मैन मेड? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। और कोयले के अलावा कोई और प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं? यस मैम। कौन कौन से होते हैं? आप किसी 2 का आप नाम बताइए। कोलतार, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए किसी और को माइक दीजिए बेटा। यस मैम। अब बेटा अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम मोहम्मद रिहान है। मोहम्मद जिहाद, आप बताइए कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैम हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने कोयले के उत्पादों के बारे में पढ़ा कि कोयले से कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो क्या आप उन उत्पादों का नाम बता सकते हैं? मैम कोलतार, कोल कोलतार, गैस, वेरी गुड। कोल गैस, कोल गैस, कोल गैस और कोक। कोक। वेरी गुड, बैठ जाइए आप। कोक। चलिए, तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो यानी कि कोयले के बारे में हमने अभी तक जो जो पढ़ा तो वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। अब जैसे कि कोयला हमारा क्या था? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन था, ठीक है, संसाधन है। वैसे ही पेट्रोलियम भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन ही है। अब जैसे कोयला क्या था हमारा? कैसा संसाधन था? समाप्त होने वाला संसाधन था, यानी कि सीमित मात्रा में प्रेजेंट है। अगर हम उसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो वो समाप्त हो सकते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम भी हमारा कैसा संसाधन है? जो जो क्या है? सीमित मात्रा में प्रेजेंट है, यानी कि समाप्त होने वाला संसाधन है।
चलिए तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। तो पेट्रोलियम से बच्चों हमें पेट्रोल मिलता है, और पेट्रोल क्या है? एक प्रकार का फ्यूल है, यानी कि एक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, फ्यूल यानी कि ईंधन है। अब ये जो फ्यूल है यानी कि ये जो पेट्रोल है, ये किस किस चीज में उपयोग आता है हमारे? ये सबसे पहले जो हमारे लाइट ऑटोमोबाइल्स है, लाइट ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन है, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, इनमें ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ये सभी लोग, सभी बच्चे जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो हमारे भारी मोटर वाहन है। भारी मोटर वाहन यानी कि जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनको चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या पेट्रोल का उपयोग किया जाता है? नहीं, इनको चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। तो अब ये जो पेट्रोल है और ये जो डीजल है, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक प्रकार के क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, और ये दोनों हमें मिलते किससे हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, ये जो पेट्रोल है और डीजल है, ये दोनों हमें कैसे प्राप्त होते हैं? ये दोनों ही हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। और हम जानते हैं कि पेट्रोलियम एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स है। ठीक, चलिए तो इतनी बात समझ में आई कि पेट्रोलियम से हमें दो चीजें प्राप्त हो रही हैं, क्या? पेट्रोल और डीजल। ठीक है, बाकी और चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए कि पेट्रोलियम से हमें दो चीजें मिल रही है, पेट्रोल और डीजल। अब पेट्रोल जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन है, जैसे हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल है, ठीक है, स्कूटर है, कार है, इनको चलाने में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। और जो हमारे भारी मोटर वाहन है, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, इनको चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए तो ये दो पॉइंट, और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में बच्चों। चलिए तो पेट्रोलियम के बारे में ये पॉइंट्स तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो इससे पहले हमने कोयले के फॉर्मेशन के बारे में जाना था, यानी कि कोयले की स्टोरी के बारे में जाना था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने कोयले के निर्माण के बारे में जाना था कि कोयले का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, कोयले के फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कार्बनीकरण किसे कहा जाता है, कोयले को जो है जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि कोयले से कि कोयला कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, तो फिर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आई, जिसके कारण वो मृदा में दब गए। अब मृदा में दब गए तो और ज्यादा मृदा उनके ऊपर आ गई, जिस कारण वह क्या हो गए? संपीड़ित हो गए। अब संपीड़ित होने के बाद वो और गहराई में चले गए, जहां पर तापमान क्या था? उच्च था। ठीक, अब और गहराई पर जाने पर जो तापमान उच्च था, दाब भी उच्च था, तो धीरे धीरे ये जो मृत वनस्पति थी, ये किस में परिवर्तित हो गई? कोयले में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब ये कोयले में परिवर्तित हो गई, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है? बहुत स्लो प्रोसेस है, यानी कि एक बहुत ही धीमा पराक्रम हम जिसे कह सकते हैं। तो स्लो प्रोसेस तो ये है। ठीक, अब स्लो प्रोसेस है, देखो स्लो प्रोसेस तो है ही, क्योंकि लगभग 300 मिलियन वर्ष लग रहे हैं इस प्रोसेस को होने में। जब ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहा जाता है। इसीलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये जो मृत वनस्पति है उनके अवशेषों से बनते हैं। ठीक, चलिए तो ये ऐसे ही हमें सेम स्टोरी किसके लिए पढ़नी है? जैसे हमने कोयले के लिए स्टोरी पढ़ी थी, वैसे ही हमें स्टोरी किसके लिए पढ़नी है? पेट्रोलियम के लिए पढ़नी है। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, यानी कि समुद्र में रहने वाले जो भी जीव थे, पेट्रोलियम उनसे बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम का निर्माण उनसे होता है। अब ये कैसे? अब आप कहेंगे कि सी में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं समुद्र में, तो कैसे उनसे पेट्रोलियम बनेगा? ठीक, चलिए तो जानते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म डाइड एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म यानी कि समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है, ये जीव जो है, जब ये मृत हुए,
है ना, जब ये मृत हो जाते हैं तो देयर बॉडी इज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो जब ये ऑर्गेनिज्म, समुद्र में रहने वाले जो ये ऑर्गेनिज्म है, जब ये मृत हो जाते हैं, ठीक, तो इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं, है ना, इनके जो मृत शरीर होते हैं, ये धीरे धीरे समुद्र के पेंदी मर जा करके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक, अब ऊपर है तो बॉडी ऊपर तो तैरेगी नहीं पानी में, है ना, ये जो जीव है, तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, समुद्र के पेंदे में जा करके सेटल हो जाती है। और सेटल होने के बाद क्या होता है, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। फिर उसके बाद ये जो डेड बॉडीज है, यानी कि मृत शरीर है, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, रेत और क्ले से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। ठीक है, यानी कि ढक जाती है। अब रेत और क्ले से जब ये कवर हो जाती हैं तो मिलियन ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स में एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वायु की कमी के कारण, उच्च तापमान के कारण, उच्च दाब के कारण, ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। ठीक है, तो हवा की कमी के कारण, उच्च तापमान के कारण, उच्च दाब के कारण ये जो जीव हैं ये धीरे 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 किस में परिवर्तित हो जाते हैं, धीरे धीरे पेट्रोलियम में ट्रांसफर यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, चलिए, तो इस प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।